Hello everyone, welcome back to our series. In previous video we have studied the prehistoric art. Today we are going to summarize this prehistoric art for once, then we will study the left part of it, right? तो प्रीहिस्टोरिक आर्ट में हमने देखा था कि ये मेजरली आपके 8 पीरियड्स को बिलोंग करती है, लेकिन एज पर द फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी दे से दैट ये 8 पीरियड हम मेजरली 3 में क्लासिफाई करते हैं, 3 वाले पढ़ते हैं। 3 में से पहला है आपका अपर पैलियोलिथिक, देन अनादर इज़ योर मीसोलिथिक एंड द थर्ड वन इज़ योर नियोलिथिक। अब ये जो मीसोलिथिक है इसमें भी जो मेजरली सबसे ज़्यादा आपको इन तीनों में से फाइन पेंटिंग और मल्टीपल थीम की पेंटिंग या लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है वो मीसोलिथिक से देखने को मिलती हैं। इसमें भी मोस्ट स्पेक्टेकुलर वाली कौन सी हमने देखी थी, वो भीमबेटका की थी। भीमबेटका की लोकेशन क्या थी, ये नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में आपकी विंध्यन रेंजेस हैं और इधर होती है आपकी सतपुड़ा। यहीं कहीं ये भीमबेटका की पहाड़ियाँ हैं विंध्यन रेंजेस के आसपास, और साथ ही यहीं आसपास कैमूर रेंजेस और होती हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रॉक केव पेंटिंग्स और रॉकेट शेल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये कैमूर रेंजेस से एक रिवर की ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़े थे जिन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया है हमारी पेंटिंग्स को डिस्कवर करने में। सबसे पहले जो थे उसमें था आपका नाम आता है कार्लाइल का, फिर हमने पढ़ा था एंडरसन, कॉकबर्न, मित्रा एंड घोष। लेकिन अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो इनका रहा है, वीएस वाकंकर का। आई एम रियली सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस दिस नेम रॉन्ग, तो आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। अब आती है पेंटिंग्स बनती कैसे थी। सबसे पहले तो पेंटिंग्स जो बनती थी वो रॉक पर बनती थी। जी हाँ, उनको कलर कैसे देते थे, अलग अलग कलर देते थे। रेड ओकर कलर, ये जो रेड ओकर कलर है ये किससे आता था, ये गेरू से आता था। गेरू क्या था, एक हीमेटाइट करके एक रॉक आती थी, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ग्रीन कलर क्या था, ग्रीन कलर एक स्टोन था कैल्केडोनी करके, उससे आता था। वाइट कलर किससे आता था आपका, लाइमस्टोन से। वैसे आई कुड हैव चेंज द कलर ऑल्सो, बट ओके नो वरीज। और फिर वो ब्रश किससे बनाते थे, ब्रश वो प्लांट के फाइबर से बना लेते थे, है ना। देखिए कितने कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, नेचुरल। और पेस्टिंग किससे करते थे, फेविकॉल का मजबूत जोड़ तो था नहीं, तो पेस्टिंग किससे करेगा इंसान। तो पेस्टिंग के लिए उन्होंने चुना गम या रेजिन्स को, गम या फिर रेजिन्स, जो गोंद होती है वो आपको पता ही है वो क्या होता है, रेजिन्स जो होती हैं, गम्स, ठीक है। तो ये सब थी। अब हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि जो उन्होंने पेंटिंग्स की थीम थी वो क्या थी। मल्टीपल थीम्स इस तरीके से थी कुछ कि वहाँ पर एक तो हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट करते थे, मोस्टली हंटिंग सीन थे, और उसमें भी क्या क्या आता था, अलग अलग डाइवर्सिफाइड टूल्स होते थे, वीपन्स होते थे, स्टिक हो गया, एरो हो गया, बोज हो गया, अलग अलग लोगों को दिखाया जाता था, उनको डेकोरेटेड दिखाया जाता था किस तरीके से वो करते हैं। और जब मैन हंट पे जाते थे तो वो किस तरीके से अपने आप को सजा के जाते थे, हेड ड्रेसेस पहनते थे, कभी कभी मास्क भी लगा लेते थे, अलग अलग एनिमल्स थे। और मैंने ये भी बताया था कि हॉर्स अभी तक नहीं आया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हंटिंग सीन्स में एनिमल का फियर दिखता था, फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम ये भी दिखता था, कि जो मैन है दे आर लविंग द एनिमल्स, ये भी दिखा रहे हैं वो। तो कल भी मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो एनिमल इमोशन जो इन्होंने दिखाए हैं ना, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट कितना ज़्यादा डेवलप हो गया था, राइट। वो डेवलप हो गया था। एक चीज़ थी इसमें जिसमें दिखाया था कि विमेन को या तो वो नेकेड दिखाते थे या फिर कॉस्ट्यूम दिखाते थे, राइट। और साथ ही एक चीज़ और थी इसमें कि जो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी कि इसमें बच्चों की भी इक्वल पेंटिंग्स थी और ओल्ड एज की भी। तो इन दोनों पॉइंट से क्या पता चलता है कि पहला तो वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करते थे, दे यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, एंड दूसरी चीज़ एक इक्वालिटी की फीलिंग थी, सोशलाइजेशन की उनमें फीलिंग थी, राइट।
तो ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए क्योंकि जब एस्से आता है ना, तो एस्से में क्या होता है, आपको सिर्फ एक लाइन दे दी होती है, इसको आप इलेबोरेट करो, इस पर ही आपको 1500-1000 वर्ड्स लिखने हैं। तो वो कैसे लिखोगे जब तक आपको पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे सोचना कैसे है एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से। तो दैट इज़ वाई वी रीड हिस्ट्री, इसीलिए हमें जीएस में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री इज़ वंडरफुल सब्जेक्ट्स। यहीं से आपको पता चलता है कि किस तरीके से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, सेक्युलरिज्म हो, एनीथिंग। तो ये इवोल्यूशन है, ये पूरी जर्नी है। दैट इज़ वाई वी रीड हिस्ट्री। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हिस्ट्री अब आपको नो मोर बोरिंग नहीं लगने वाली, अब आपको बोरिंग। तो जो पिछली वीडियो में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी वो ये हैं कि ये जो पेंटिंग्स हमने देखी हैं, इन सब में हमें एक अलग ही तरह के इमोशंस दिखे हैं, राइट। इंसान का एक अलग ही रूप दिखा है। इससे हमें ये क्या पता चलता है कि कहने को ये रिमोट पास्ट से हैं, मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड से हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव दैट कलरफुल अभी तो हमारे पास अलग अलग कलर्स होते हैं, या ऐसे कलर्स भी हैं जिनके आपने या मैंने नाम भी नहीं सुने हैं, अलग अलग रोज़ एक नया कलर निकल के आता है, ठीक है। और अभी लेकिन उस टाइम भी डिस्पाइट वेरियस लिमिटेशंस या एंड अक्यूट वर्किंग कंडीशंस एंड इनएडिक्वेट टूल्स, इन सीन्स में क्या था, एक चार्म था। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि कैसे इंसान एडवेंचर को इन्होंने शो किया है, रीजॉइसिंग शो करी है, यूथफुल हैं ये सभी पेंटिंग्स। और साथ ही क्या दिखाया है कि जो प्रिमिटिव लोग थे ना, इसमें ये भी पता चलता है हमें कि इवन प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, प्रिमिटिव मीन्स वेरी ओल्ड, मतलब बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, राइट, जो बहुत ही बेसिक हो। जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सेल, मतलब बिल्कुल बेसिक, जो फर्स्ट होता है, दैट इज़ योर प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव आर्टिस्ट यानी पहले आर्टिस्ट, सबसे पहले तो यही है ना, इसके बाद तो अब आए हैं एम.एफ. हुसैन, तो अब आए हैं। ये कौन थे, ये तो बिल्कुल फर्स्ट आर्टिस्ट है, पैलियोलिथिक के ज़माने से चलते आ रहे हैं। तो इनमें भी एक इंट्रांसिक पैशन था स्टोरी टेलिंग का। दैट मीन्स ह्यूमंस हैव बीन इनहेरिटेड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम लोगों को कहानियाँ सुनाने, किस्से सुनाने का तभी से ही शौक़ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में, राइट। और कैसे कैसे था कि इन्होंने जो भी कुछ दिखाया एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाया। अब चाहे आज की तारीख में वो हमारा सिनेमा हो, थिएटर हो, एनीथिंग, सी सब कहाँ से इंस्पायर्ड है, यहीं से इंस्पायर्ड है। आप सीन्स में देखिए कि कुछ ग्रुप है लोगों का, वो हंट कर रहा है उस बिसन को। अब इस प्रोसेस में कुछ इंजरीज हुई हैं और इसीलिए वो शैटर्ड पड़ा हुआ है ग्राउंड पे। अलग सीन में उसने वो अगोनी दिखाई है जो मैं आपको बता रही थी। तो सी हाउ ब्यूटिफुल, हाउ मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल इट इज़, राइट। अब ये प्रैक्टिस जो है आज भी कॉमन है, जो लोग जंगलों में रहते हैं। दे आर मेनी ट्राइब्स हु आर वेरी सेंसिटिव फॉर आवर कंट्री, राइट। हम जो 6th शेड्यूल लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि देर आर मेनी ट्राइब्स हु वांट टू कीप देयर कल्चर अभी भी, मतलब दे जस्ट वांट टू कीप इट इंटैक्ट। वो मेन स्ट्रीम दुनिया में नहीं आना चाहते, दे डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ कॉमन पीपल। सो इसीलिए उनकी कुछ प्रैक्टिसेस अलग चलती हैं। तो देर आर पीपल स्टिल हु फॉलो सच प्रैक्टिसेस। वो अभी भी पेंटिंग्स बनाते हैं, अभी भी जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ हुआ, डेथ हुआ, या किसी की एज आने लगी है, या कोई मैरिज हुआ है, तो उस पर वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, इन इवेंट्स को दर्शाते हैं। और साथ ही जब वो किलिंग के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, तो वो अभी भी डांस करते हुए जाते हैं, मास्क करते हैं, या फिर हंटिंग, तो इससे उनको हेल्प मिलती है, ईजी हो जाता है उनके लिए। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था साइट्स का था हमारी समरी में, कि भीमबेटका के अलावा जो और पेंटिंग्स थी वो कहाँ पर हैं। जैसे लखुदियार है, देखिए, एक तो ये देखिए कि ये जो पेंटिंग है, हैंडलिंग पेंटिंग है, ये एक डांसिंग सीन है, ये एक डांसिंग सीन है, इससे ये पता चल रहा है। और बहुत सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, ये देखिए, बहुत सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कम्युनिटी का कोऑपरेशन और हार्मनी, कि वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर डूइंग इट टुगेदर ओनली, राइट। तो उस टाइम पर भी इंसानों के अंदर इतना था कि देयर वॉज अ हार्मनी, फीलिंग ऑफ हार्मनी, राइट। और ये जो लखुदियार रॉक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है, देखिए, जब आपका एग्जाम होता है ना, तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि कुछ रॉक के पेंटिंग्स थी।
तो वो कैसे आती हैं? आपकी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी हुई, उसमें नीचे लेबलिंग होती है, हम उन पेंटिंग्स को देखते भी नहीं है। तो माय पर्पस इज़ दैट कि एनसीईआरटी की ऐसी कोई चीज़ ना छूटे आपकी जिस पर हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये लखुदियार रॉक किससे एसोसिएटेड है? उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। जो हमने मैप में देखा था कि अल्मोड़ा के आसपास बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी पाई गई थी, तो ये वही जगह है। लखुदियार रॉक्स कहाँ से एसोसिएटेड है? उत्तराखंड से, आपको याद रखना है। अभी इसकी और पेंटिंग्स है, मैं दिखाऊंगी आपको। वेट, देर आर सम अदर पेंटिंग्स ऑल्सो, सी दिस। मोस्टली अब कीवर्ड क्या है लखुदियार के लिए कि आपको हैंड लिंक्ड दिखेंगे। जितनी भी फिगर थी इससे पहले जो हमने देखी थी वहाँ पे भी वो हैंड लिंक्ड थी, वो मतलब साथ में हाथ पकड़ के, मतलब उत्तराखंड के लोग शायद कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होंगे। और ये वेवी पैटर्न्स हैं, तो ये चीज़ आपको किससे एसोसिएटेड है ये यहाँ से याद रखनी है। और अलग अलग पेंटिंग्स हैं, जैसे कर्नाटक में है ये, जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिला था। एंटीलोप्स थे, बिसन थे। तो ये देखिए, ये कर्नाटक की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। फिर आपकी ये उत्तर प्रदेश की है, इसमें भी दे आर लिंकिंग दिया हैंड, और ये हंटिंग सीन आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ योर हंटिंग सीन, राइट। ऐसे ही ये रॉक पेंटिंग है आंध्रा की, ये रामायण के टाइम का सीन वो लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इससे पता चलता है कि इनको उस चीज़ की भी नॉलेज रही होगी उस टाइम पर, सो दे वर नॉट कम्प्लीटली अनअवेयर्ड, राइट। So this was all about the prehistoric art. I hope you have understood it well and liked also. Thank you so much.